Good morning to all of you. Welcome to SICD. Today we are going to discuss your important topic of NEET friction, that is friction. ठीक है, चलिए फ्रिक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर मैं इसके वेटेज के बारे में बात करूं तो इसका जो वेटेज है नीट एग्जाम में एनएलएम पूरे की बात करूं मैं तो 2 से 3 क्वेश्चन का है। इसका जो वेटेज देखा जाए तो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके अनुसार मैं वेटेज बता रहा हूं, तो ये करीब करीब आपको 2 to 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और साथ साथ आप जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में भी आपको ये लेक्चर काफ़ी हेल्प करेगा। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा और ध्यान से समझने के बाद सारे PYQ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो जिससे आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे जाए, ठीक है। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज़ फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन होता क्या है? अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स है, एक टाइप का ऐसा फोर्स है जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि ये रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन अपोजेज द कौन सा मोशन? रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए सबसे पहला जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि 2 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है हमारा कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इन दोनों में से अगर मैं बात करूं स्टैटिक फ्रिक्शन की तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग वेरिएबल फ्रिक्शन भी बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या दूसरा नाम देते हैं? वेरिएबल फ्रिक्शन भी देते हैं, ठीक है ना। और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं? कांस्टेंट फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू के इंटू एन। एन क्या है? नॉर्मल फोर्स। स्टार्टिंग में कई प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगे बच्चों जहां पे अपने को कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अपने को क्या मान के चलना है? सेम मान के चलना है। लेकिन वास्तविक में क्या होता है बच्चों, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि म्यू एस का वैल्यू म्यू के से स्लाइटली बड़ा होता है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ म्यू एस का वैल्यू है 0.4 तो आपको म्यू के का वैल्यू 0.3 हो सकता है, 0.2 हो सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि म्यू एस का वैल्यू थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा होता है, लेकिन आपको प्रॉब्लम करते वक्त कई क्वेश्चंस में अगर नहीं दिए जाते हैं म्यू एस और म्यू के का वैल्यू तो दोनों को आपको क्या करना है? दोनों को आपको बराबर कंसिडर करके चलना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले एक ग्राफ देख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन विद एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के साथ आपका फ्रिक्शन कैसे वेरी करता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे अब ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है आपके सामने, जो ये ब्लॉक है इस ब्लॉक के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये ब्लॉक हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ब्लॉक जो है अभी तत्काल मूव नहीं कर रही है। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रही है, हम लोग फोर्स लगाए जा रहे हैं, फोर्स लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो फ्रिक्शन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं फ्रिक्शन हमारा बढ़ते जा रहा है, फ्रिक्शन हमारा बढ़ते जा रहा है। ये कौन सा फ्रिक्शन है? अगर ब्लॉक नहीं चल रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का भी एक लिमिटिंग वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन का भी एक मैक्सिमम वैल्यू है, उस वैल्यू के बाद ये बढ़ना बंद कर देगा। तो कहने का मतलब अब अगर मान के चलो कि स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक लग रहा था तो जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाए जा रहे हो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते 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 ये मैक्सिमम गया। तो अगर आप देखो तो इस ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे आप देखोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, जबकि ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब अगर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का कंपेयर किया जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से बड़ा होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एट बी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया? मैक्सिमम, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलेंगे। अब हमने अभी आपको बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होगा बच्चों? काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होगा? बड़ा होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन है बच्चों?
कांस्टेंट फ्रिक्शन। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट ये थोड़ा टिल्ड हुआ, और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन है? कांस्टेंट फ्रिक्शन, मतलब C2D। अगर मैं C2D की बात करूं तो C2D में आपका ये कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि कांस्टेंट फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो शायद ये आपको ग्राफ समझ में आया होगा। Fs मैक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? μS × n। और Fk का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है बच्चों? वो कितना होता है? μk × n। Fk का वैल्यू μk × n, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब कई बार बच्चों को दिक्कत होती है कहां पे? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालने में। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा वो निकालने में बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो हम लोग उसका डायरेक्शन निकालना बहुत अच्छे से सीखेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे क्या है, ये ब्लॉक चल रही है, ये ब्लॉक अगर मूव कर रही है, ये ब्लॉक अगर स्लाइड करते हुए आगे बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मेन रोल है उसका काम क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्ट होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्ट होता है जब रिलेटिव मोशन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्ट होता है जब रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे सरफेस और ब्लॉक अगर देखा जाए तो सरफेस के कंपेयर में ब्लॉक मूव कर रही है। अगर ये मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक पे किधर लगेगा? पीछे। काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक पे पीछे लगेगा, जबकि वही आपका एक्शन, अगर एक्शन हुआ है काइनेटिक फ्रिक्शन का तो रिएक्शन भी आपको फ्रिक्शन का ही मिलेगा। तो ग्राउंड पे ये कब कहां पे लगेगा? आगे की तरफ। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ब्लॉक जैसे मूव करा रहे हो आगे की तरफ, जैसे मूव करा रहे हो आगे की तरफ, तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा, और वही ब्लॉक के द्वारा जो ग्राउंड पे लगा फ्रिक्शन वो आगे की ओर है। चलिए, उसके बाद अगले एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। एक अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल। जैसे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, और ये नीचे वाला जो ब्लॉक है, ये नीचे वाला ब्लॉक मान के चलिए कि आपका दिया हुआ है रफ्तार कितना? 4 मीटर पर सेकेंड से। अगर नीचे वाले ब्लॉक की रफ्तार 4 मीटर पर सेकेंड है और ऊपर वाले की रफ्तार कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड है। हम क्या करते हैं, इसको अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखना है तो मैं क्या करता हूं, अपने आप को मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं। अगर मैं अपने आप को यहां पे कंसीडर कर लिया तो मैं कितना रफ्तार से जा रहा हूं? 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। और हमारे ऊपर का जो ब्लॉक है, ए ब्लॉक, आपको जैसा दिख रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन मेरे रिलेटिव में अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए की बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। मैं सिंपल सा तरीका एक बता रहा हूं बच्चों कि आप अपनी रफ्तार क्या करो, जैसे रिलेटिव मोशन की बात आए, आप अपना जो वेलोसिटी है, आपका जो वेलोसिटी है, आप अपनी वेलोसिटी को जीरो कर लो। आप अपनी वेलोसिटी को क्या कर लो? जीरो। आपकी रफ्तार कितनी है स्टार्टिंग में? अभी 4 मीटर पर सेकेंड। अगर आपकी रफ्तार 4 मीटर पर सेकेंड है तो आपको अपनी रफ्तार को जीरो करना है, तो आप अपनी रफ्तार को क्या करो? 4 मीटर पर सेकेंड को किसको दे दो? इसको दे दो। जैसे ही आपने 4 मीटर पर सेकेंड इसको दे दिया, 4 मीटर पर सेकेंड अगर आपने इसको दे दिया, तो अगर आप देखोगे तो इस पे नेट वेलोसिटी कितना हो गया? 4 - 2। अगर आप देखो तो नेट वेलोसिटी जो हो गया इस पे, अगर आप देखो इधर की वेलोसिटी बड़ी है और इधर की वेलोसिटी कैसी है? छोटी है। तो इसका मतलब 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो सोचिए कि आपके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे मैं एक इंसान को रिलेटिव में ले रहा हूं, तो इस इंसान के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक किधर की ओर मूव कर रही है? पीछे की तरफ। अगर ये ब्लॉक पीछे की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों? आगे की तरफ। और अगर आगे की तरफ फ्रिक्शन लगा है, इस ब्लॉक के द्वारा इस ब्लॉक पर आगे की तरफ फ्रिक्शन लगा है, तो ये ब्लॉक जो ऊपर वाला ब्लॉक है नीचे वाले ब्लॉक पे किधर लगाएगा? पीछे की तरफ। ठीक है, अब ये ब्लॉक भी आगे की ओर स्लाइड कर रही है, तो ग्राउंड के द्वारा भी इस पे फ्रिक्शन लगेगा किधर की तरफ? पीछे की तरफ। तो ये ध्यान में रखना बच्चों कि कभी भी अगर आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन लेना हो तो आप क्या करना, एक ब्लॉक पे बैठ जाओ और आप अपनी रफ्तार को क्या करो? जीरो कर लो। आप अपनी रफ्तार को जब जीरो करोगे तो आप अपनी रफ्तार को किसको दे दोगे? ऊपर वाले ब्लॉक को। जैसे ही आप ऊपर वाले ब्लॉक को दोगे तो 4 - 2 दिख रहा है आपको, होता है 2। 2 किधर की ओर होगा? क्योंकि 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो डायरेक्शन इस तरफ होगा, और इस तरफ होगा तो वो कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड का। और 2 मीटर पर सेकेंड से अगर ब्लॉक इधर की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन उधर हो जाएगा। और
इस पे अगर एक्शन हुआ है फ्रिक्शन का आगे की तरफ, तो रिएक्शन भी आपको फ्रिक्शन का पीछे की तरफ दूसरे ब्लॉक पे मिलेगा। हमेशा याद रखना बच्चों कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद सेम टू सेम अगर आप देखो इस ब्लॉक को भी ध्यान में दो, तो यहां पे आप अपने आप को क्या कर लो, अपने आप को कंसिडर कर लो। आप अपनी रफ्तार को किसको दे दो, आप अपनी रफ्तार को इसको दे दो। जैसे ही आप अपनी रफ्तार को इसको दोगे, आपकी रफ्तार कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, जैसे ही आप इसको दे दिए 2 मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या देख पा रहे हो बच्चों कि 2 मीटर पर सेकेंड से अगर ये पीछे इस पे पहले की रफ्तार कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड और ये 2 हुआ पीछे, तो वेलोसिटी है तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो 4 माइनस 2 कितना होगा बच्चों 2, मतलब 2 ये आगे की ओर जा रहा है। मतलब आपके रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की रफ्तार कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ है। इसका मतलब इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, और इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन अगर पीछे की तरफ लगा बच्चों, तो इसका रिएक्शन इस पे कैसे मिलेगा, इसका रिएक्शन इस पे आगे की तरफ मिलेगा। मतलब ब्लॉक ए के द्वारा ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन आगे की ओर होगा, और ब्लॉक बी के द्वारा ए पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा। और ग्राउंड के द्वारा तो आप लोग जानते हो बच्चों, जैसे ही ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा और ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे, और ये ग्राउंड पे किधर लगाएगा आगे। तो होप ऐसा रखता हूं क्योंकि आपको ये समझ में आया होगा, ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन लेने में आपको शायद दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ मूव करने से पहले देखिए ध्यान से, अब क्या आती है बच्चों को, एक और प्रॉब्लम आती है कि पुशिंग फोर्स बड़ा है कि पुलिंग फोर्स बड़ा है। जैसे मान लीजिए ग्रास कटर मशीन है, ग्रास कटर मशीन को हम लोग ऐसे पुश करते हैं, जैसे ही हम लोग ऐसे करके प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस करने से क्या होता है वहां पे नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है। नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है तो पकड़ ग्रास पे क्या होता है बहुत अच्छे से कर लेता है, और ग्रास पे अगर पकड़ बहुत अच्छा होता है मतलब नॉर्मल फोर्स बढ़ गया, तो नॉर्मल फोर्स के बढ़ने से क्या हुआ, इसका पकड़ बहुत तेज हो गया, और पकड़ जब तेज हो गया तो आपको इसको ऐसे करके ले जाने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। इसलिए हम लोग ग्रास कटर मशीन को क्या करते हैं, थोड़ा सा पुल करते हुए लेके जाते हैं, मतलब ऐसे करके उठाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा ये जो फोर्स आप देख पा रहे हो, अगर ये ब्लॉक सिंपली रखा होता तो नॉर्मल फोर्स mg के बराबर होता, लेकिन अब क्या हो रहा है, इस फोर्स के लगने की वजह से आपका एक कंपोनेंट जो है एफ साइन थीटा और एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा क्या कर रहा है, नॉर्मल फोर्स को बढ़ा रहा है, जो पहले n इक्वल टू एम जी था वो n इक्वल टू कितना हो गया mg प्लस एफ साइन थीटा, मतलब नॉर्मल फोर्स बढ़ गया, और नॉर्मल फोर्स जैसे ही बढ़ा यहाँ पे पकड़ इसकी मजबूत हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो इसके दो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा होगा, और एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा में से देखा जाए तो एफ साइन थीटा जो है, एफ साइन थीटा इस नॉर्मल फोर्स को डिक्रीज कर रहा है, और नॉर्मल फोर्स को जब डिक्रीज कर रहा है तो mg पहले था mg, अब mg माइनस एफ साइन थीटा, मतलब नॉर्मल फोर्स आपका डिक्रीज हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि आपको जब ग्रास कटर के मशीन को आपको ऐसे करके उठा करके लेके जाना चाहिए आगे, ठीक है। चलिए ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स में हम लोग जानते हैं कि हमारे सामने जो कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन भी हमारा कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है और नॉर्मल भी कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई किया, इस ब्लॉक पर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद मान के चलो कि ये ब्लॉक नहीं चला। अगर ये ब्लॉक नहीं चला है मतलब इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है एक नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट perpendicular to the surface, normal force always act perpendicular to the surface, और फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियल रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, सरफेस के टेंजेंशियल। अब देखना ध्यान से, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, एक नॉर्मल फोर्स है, तो ये भी कांटेक्ट फोर्स है और ये भी कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। ये भी कांटेक्ट फोर्स, ये भी कांटेक्ट फोर्स, तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या बीचों बीच होगा, और इस दोनों का रिजल्टेंट अगर बीचों बीच हुआ, मान लेते हैं एंगल
लेमडा पे, तो एफ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? क्या ये 90 डिग्री पे है? 90 डिग्री पे होगा तो रिजल्टेंट कितना होगा? अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो आपका जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ वो कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। मान के चलो बच्चों कि हमने स्टैटिक ये एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया तो वैसे ही इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन गायब हो गया। इस फ्रिक्शन को हमने कंसिडर नहीं करना है। अब जैसे ही कंसिडर नहीं करना है तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो गया? mg के बराबर। और नॉर्मल फोर्स जब mg के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का वैल्यू अगर आप देखोगे तो नॉर्मल फोर्स का एफसी का वैल्यू नॉर्मल फोर्स के बराबर होगा। एफसी का वैल्यू नॉर्मल फोर्स के बराबर होगा और नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? mg। कब? जब एफ एक्सटर्नल आपने गायब कर दिया। जैसे ही एफ एक्सटर्नल गायब किया आपने, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा और फ्रिक्शन जब यहाँ पे जीरो हो गया तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर? mg के बराबर। और नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया तो एफसी का वैल्यू n के बराबर हो गया। तो ये जो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स आया है बच्चों, ये मिनिमम कॉन्टैक्ट फोर्स आया है। और मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो सकता है बच्चों? आप ये बताओ। एक्सटर्नल फोर्स को आप बढ़ाते 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 आपने मैक्सिमम पे पहुंचा दिया। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं आपका यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये ब्लॉक नहीं चल रहा है तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन अगर बच्चों होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हुआ बच्चों तो उसका एक क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होता है। और अगर सोचिए एक्सटर्नल फोर्स आपका यहाँ पे फोर्स बढ़ाते जा रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम रोल में चला जाएगा। और मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस मैक्स का क्या होता है? म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? म्यू एस इंटू एन, म्यू एस स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। और रिजल्टेंट निकाला तो हमारा कितना आया? एन इंटू एन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यहाँ पे म्यू एस और म्यू के को बराबर लिया गया बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको नहीं दिया हो प्रॉब्लम इसमें तो आपको क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को बराबर कंसिडर करके चलना है। हाँ, अभी मैं ये जो आपको एफसी मिनिमम या एफसी मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसका रेंज कहाँ से कहाँ हो जाएगा? एन से लेकर के अंडर रूट ऑफ एन रूट अंडर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इस पे प्रॉब्लम्स भी आए हैं, पीवाईक्यू में भी आए हैं, हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। तो ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बच्चों अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से आगे जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है बच्चों? मिनिमम एंगल फॉर विच द बॉडी स्लिप्स टू इट्स वेट, मतलब स्लिप्स ड्यू टू इट्स वेट। कहने का मतलब क्या है कि आपका मिनिमम एंगल क्या होना चाहिए? मिनिमम एंगल जिस पर ये ब्लॉक फिसलने वाला हो, अबाउट टू स्लिप हो, स्लिप किया ना हो, अबाउट टू स्लिप, वो क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक है ना, तो उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। जैसे मान के चलो बच्चों, यहाँ पे आपके सामने हमने एक टैब रखा हुआ है और इस पे हमने मोबाइल रखा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं बच्चों? इस टैब को थोड़ा सा टिल्ड कर रहे हैं तो एक एंगल आएगा कि जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो एंगल बढ़ाते जा रहे हैं। एंगल बढ़ाने से क्या हुआ बच्चों? इसके दो कंपोनेंट है mg का, एक कंपोनेंट तो इधर mg cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर mg sin थीटा। अगर पीछे देखा जाए तो फ्रिक्शन भी लग रहा है, और अगर ये ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो इस पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और मान लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम रोल में है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ चुका है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, मतलब पीछे की ओर जो फ्रिक्शन होगा, एन तो किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर। अगर एन mg cos थीटा के बराबर है तो बताओ बच्चों फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा पीछे? म्यू एस इंटू एन, मतलब क्या? म्यू एस इंटू mg cos थीटा। तो पीछे लग रहा है कितना? म्यू एस इंटू mg cos थीटा, और नीचे आगे क्या लग रहा है? mg sin थीटा। तो अब क्या होगा बच्चों? जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे sin थीटा बढ़ेगा, और sin थीटा बढ़ेगा लेकिन आपका cos थीटा पीछे घटेगा। आगे sin थीटा बढ़ेगा, पीछे cos थीटा घटेगा। तो अब क्या होगा कि एक एंगल ऐसा आएगा जब ये स्लाइड करना होगा, तो उस एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज एक ऐसा एंगल जिस पर ये ब्लॉक अबाउट टू स्लाइड का कंडीशन पे पहुंच जाएगा, लगभग आपका गिरने वाला होगा, तो उस एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज, जिसका वैल्यू कितना होता है बच्चों? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ म्यू, या टेन थीटा इक्वल टू म्यू। ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन आती है
कि अगर एंगल का वैल्यू टेन थीटा टेन इनवर्स ऑफ म्यू से कम हुआ, टेन इनवर्स ऑफ म्यू से कम हुआ तो नो स्लिपिंग, मतलब स्लिपिंग आपको नहीं होगा। लेकिन अगर थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ म्यू से ज्यादा हो गया तो बच्चों स्लिपिंग हो जाएगी, और स्लिपिंग हो जाएगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। मेरा सजेशन होगा बच्चों आप ये एक्सेलरेशन का वैल्यू याद रखो। कब, ये तब होगा जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, और स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये ब्लॉक अगर स्लिप करने लगेगा तो आपका जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। शायद आप लोग को समझ में आया हो। चलिए अब हम लोग एक वन बाय वन करके प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम्स जो हम लोग लेने जा रहे हैं, इस प्रॉब्लम्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए ट्रक ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड, म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.6 एंड ट्रक इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी। तो मैं आपको डायग्राम के हिसाब से बताता हूं बच्चों, देखिए ध्यान से। जैसे मान के चलिए कि एक आपके पास यहाँ पे एक हमने सरफेस बना लिया, और सरफेस पे क्या है बच्चों, एक ट्रक है, एक यहाँ पे ट्रक है। चलिए ट्रक है और ट्रक मूव कर रहा है, ट्रक कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ट्रक का एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब इस पे क्या है कि बोला गया है कि एक 1 kg का ब्लॉक है, 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है बच्चों, 1 kg का ब्लॉक है। अब सोचिए 1 kg का ब्लॉक है, अब क्या बोला है कि देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, आपको फ्रिक्शन फोर्स किस पे बताना है, ब्लॉक पे बताना है। तो सोचिए कि जैसे ही आप इस फ्रेम में आ जाओ, आप तुरंत क्या करो, अपने आप को ट्रक के ऊपर रख लो। जैसे ही ट्रक के ऊपर रखोगे तो आप किस फ्रेम में चले गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम। किस फ्रेम में चले गए आप, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसको हम लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम भी कहते हैं। अब क्या है कि आपका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आपका फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, उसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, सूडो फोर्स, जिसका वैल्यू कितना होना है, m इंटू ए, m इंटू ए। हम लोग अगर इसका वैल्यू देखें तो सूडो फोर्स का वैल्यू m इंटू ए होता है। तो m का वैल्यू कितना है बच्चों, m का वैल्यू मास है आपका 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सूडो फोर्स के द्वारा जो फोर्स लगा है इस पे Fp बराबर क्या, 5 न्यूटन। अभी हम लोग डायरेक्ट टिक नहीं करेंगे बच्चों, अभी तो ये सूडो फोर्स निकला है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन, आपसे क्या पूछा गया, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले ये चेक कर लो कि ये ब्लॉक चल भी पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये सूडो फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स की वजह से ये जाना चाहेगा पीछे, तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, आगे की ओर। अब देखना ध्यान से, एक बार ध्यान देना कि अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अगर इससे कम हुआ तो ये ब्लॉक चल देगी, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गया तो तब क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले एफएस मैक्स निकाल लेते हैं। तो एफएस मैक्स जैसे ही निकाला, एफएस मैक्स कितना होता है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस का वैल्यू कितना है बच्चों, 0.6 इंटू एन। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स आपका हो जाएगा mg के बराबर, mg के बराबर मतलब 1g के बराबर, 1g कहने का मतलब 10। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आया 6 न्यूटन, और एक्सटर्नल फोर्स जो कि सूडो फोर्स आपका लग रहा है कितना, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन लग रहा है, और रोकने वाला फ्रिक्शन है 6 न्यूटन। क्या ये ब्लॉक चल पाएगा बच्चों, नहीं चल पाएगा। और अगर ये नहीं चल पाया तो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा, किसके अनुसार, एक्सटर्नल फोर्स के अनुसार। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एक्सटर्नल फोर्स के अनुसार ढालने की कोशिश करेगा। तो ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू पे 6 न्यूटन पे है, लेकिन ये अपने आप को कन्वर्ट करना चाह रहा है, मतलब ये सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, और सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है तो हम बोल सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन किसकी तरह बनना चाहेगा, किसकी तरह बनना चाहेगा बच्चों,
किसकी तरह? एक्सटर्नल फोर्स की तरह। एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना है? 5 न्यूटन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे हो जाएगा 5 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को 5 न्यूटन बना लेगा। इसका आंसर 6 नहीं होगा ना। आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को 6 अपने आप का वैल्यू कितना कर लेगा? 5 के बराबर कर लेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपके सामने एक प्रॉब्लम रखा गया है उसमें एक सिस्टम दिया गया है। इस सिस्टम में अगर आप देखो तो m1 मास है, एक m2 मास है और m3 मास है। ठीक है, तो इस सवाल को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक कंसेप्ट। हमने बोला था कि जब भी आपको एक्सीलरेशन चाहिए बच्चों तो आपको क्या करना चाहिए? नेट पुलिंग फोर्स देखना है। नेट क्या देखना है? पुलिंग फोर्स अपॉन मास। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास। तो आपको क्या पूछा गया है? द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ m1 इज। ठीक है, अब यहां पे देखिए ध्यान से बच्चों देखिए। इस पूरे को हमने क्या किया बच्चों? इस पूरे को हमने एक सिस्टम मान लिया। इस पूरे को हमने क्या कर लिया? एक सिस्टम मान लिया। और इस सिस्टम में देखा जाए तो दो ब्लॉक्स हैं, और जैसे ये ब्लॉक्स आगे बढ़ेगा तो इसका एक्सीलरेशन इधर की तरफ होगा। और जब इसका एक्सीलरेशन इधर की तरफ होगा तो अगर आप फोर्स देखोगे तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पे एक तो m1g लग रहा है फोर्स, और एक टेंशन लग रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है एक तो मेथड से आप कर सकते हो इसको, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा एक शॉर्ट ट्रिक यूज करना, एफ नेट जो होता है वो होता है मास इंटू, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों? एफ नेट एक्सटर्नल बाय एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए मैं पुलिंग फोर्स बोल रहा हूं, तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूं? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है? m1g। इधर से अब इस पे अगर ये ब्लॉक चल दिया है तो इस पे पीछे की ओर काइनेटिक फ्रिक्शन, इस पे भी पीछे की ओर काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब बोल सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के रूप में 2fk है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं एफ के का वैल्यू कितना होता है बच्चों? एफ के का वैल्यू म्यू के इंटू एन। तो म्यू के कितना है बच्चों? यहाँ पे म्यू दे रखा है, तो म्यू इंटू एन, और एन इस पे भी mg के बराबर होगा, इस पे भी mg के बराबर होगा, क्योंकि मास आपको बराबर दे दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू k इंटू एम इंटू जी। लेकिन आपको 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए आप 2f निकालोगे तो 2 बार आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब नेट पुलिंग फोर्स, अब देखिए ध्यान से, नेट पुलिंग फोर्स कितना है? mg, इधर पुल कर रहा है m1g, और पीछे से आपको 2f, ये कितना है? 2f बाय टोटल मास कितना? m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो m1 m2 m3 बराबर है m के, तो मैं इसको m लिख लेता हूँ, इसको भी m और इसको भी m। तो मैं लिखूंगा mg माइनस कितना लिखूंगा बच्चों? बोलो इसको, 2 इंटू म्यू mg बाय टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों? m प्लस m। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या चीज को? mg को कॉमन ले लो। mg को जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कितना? 2 म्यू अपॉन कितना हो जाएगा? 3m। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मास को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ही मास को कैंसिल किए तो आपको हो जाएगा g इंटू 1 माइनस 2 म्यू बाई 3। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे g इंटू 1 माइनस 2 म्यू बाई 3। तो कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा भाई? थर्ड ऑप्शन। तो आपको थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा हम लोग फिर से और आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने से खुद से ट्राई किया करो। जैसे ही स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन मिले आप खुद से ट्राई किया करो। जिसको इस तरह के कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है, एक बार खुद से भी ट्राई करना है। अगर आप अपने से खुद से ट्राई करोगे ना तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला प्रॉब्लम आपके सामने, यहाँ पे क्या बोला गया है अगले प्रॉब्लम में। अगर आप देखोगे तो इस प्रॉब्लम में जो डिस्कशन में बात की गई है उसने क्या बोला है कि ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक पूरा ट्रॉली एक तरह से देखा जाए, ट्रॉली के आगे में एक ब्लॉक है m मास का ब्लॉक, और ट्रॉली आगे मूव कर रही है कितने एक्सेलरेशन से? अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और इस ब्लॉक को द एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा ऑफ द कार्ट
डेट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम द फॉलिंग सेटिस्फाइज। कहने का मतलब इस ब्लॉक को गिराना नहीं है, मतलब इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन आपसे पूछा गया है। चलिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे ही ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा, मैं सजेस्ट करूंगा आपको बच्चों, यहाँ पे आप अपने आप को कर लो या आप अपने आप को यहाँ पे ले आओ। जैसे ही आप यहाँ पे ले आओगे तो आपका एक्सीलरेशन भी कितना होगा, अल्फा होगा। आपके एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगेगा, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा। इस ब्लॉक को अगर मैं यहाँ पे बना दूं तो इस ब्लॉक पे m मास का ब्लॉक है और m मास का ब्लॉक है, तो इस पे सुडो फोर्स लगेगा और सुडो फोर्स कितना लगेगा बच्चों, m इंटू ए। चलिए उसके बाद और कौन सा फोर्स है, mg फोर्स। इधर की और कौन सा फोर्स है, mg फोर्स। अच्छा ये mg फोर्स क्या करने की कोशिश करेगा, mg फोर्स इस ब्लॉक को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। तो इसको बचाने वाला कौन होगा, फ्रिक्शन। कौन सा होगा, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। जैसे यहाँ पे mg, अब क्या हो रहा है, mg को बैलेंस करने वाला कौन होगा, फ्रिक्शन। अब देखिए ध्यान से, और यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे आपका नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है। अब ये कब तक बचा रह सकता है, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन आपको बैलेंस करेगा mg को। अब मैं बोल रहा हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन अगर अपने मैक्सिमम रूप में चले जाए, तो मैक्सिमम रूप में अगर इसका वैल्यू चले जाए तो ये आराम से इसको बैलेंस कर सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है बच्चों, नॉर्मल फोर्स अगर आप देखोगे तो मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर है। और एफएस मैक्स जो है, एफएस मैक्स यहाँ पे किसके बराबर है, एफएस मैक्स अगर आप देखोगे तो एफ एस मैक्स का जो वैल्यू है अगर आपका ग्रेटर हो जाए mg से, एफ एस मैक्स का वैल्यू ग्रेटर हो जाए mg से, मतलब ऊपर वाला फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा नीचे वाले फोर्स से, तो ये स्लाइड नहीं करेगा। और इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, म्यू इंटू एन इज ग्रेटर देन mg। और यहाँ से म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू कितना है बच्चों, बोलो बोलो, n का वैल्यू ma के बराबर। यहाँ पे n का वैल्यू किसके बराबर है, ma के बराबर है। और n का वैल्यू अगर ma के बराबर है तो यहाँ पे ma पुट कर दो, तो ma आपने पुट किया। a की जगह पे कौन है, अल्फा। अल्फा इज ग्रेटर देन mg। यहाँ से m कैंसल हो गया। अगर आप देखोगे तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g अपॉन म्यू। और ये ऑप्शन किस में दिख रहा है बच्चों, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चों इस तरह के प्रॉब्लम सब भी आए तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन सा फ्रिक्शन कैसे यूज करना है, कौन सा फोर्स को कैसे लगाना है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान में रखना। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे कंसेप्ट पे जाते हैं। अगले कंसेप्ट पे हम लोग बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन ही हम लोग देख लेते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन फिर से आ गया है। इसमें उसने क्या बोला है, पढ़ो एक बार पढ़ो आप लोग अपने आप से एक बार पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या चीज का डिमांड हो रहा है, थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड रफ सरफेस, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है, द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज। देखो ध्यान से, अब आपको पता है, अभी तो आप रिवीजन करते करते इतना समय हो गया है। अगर मान के चलो कि m मास का एक ब्लॉक है तो इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा बच्चों, कितना फोर्स लगेगा, mg साइन थीटा। यहाँ पे लगेगा mg साइन 30 डिग्री, mg साइन 30 डिग्री। और इधर की ओर देखा जाए तो इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा बच्चों। अब देखो ध्यान से, अगर ये ब्लॉक नहीं चल रहा है तो एफ एस मैक्स के बराबर, मतलब ये धीरे धीरे स्टैटिक फ्रिक्शन अपने अपने मैक्सिमम रूप में चला जाएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का वैल्यू कितना दे रखा है, म्यू के बराबर, तो म्यू इंटू एन, एन किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। इसका मास 2 kg है, तो आप लिखोगे म्यू इंटू 2g कॉस 30। 2g कॉस 30 कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो, म्यू इंटू, म्यू का वैल्यू दे रखा है क्या, म्यू का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग लेंगे अगली स्लाइड में, देखते हैं म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, 1/√3। 1/√3 इंटू 2 इंटू 10 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2, ठीक है। तो यहाँ से देखो √3 कैंसल, 2 और 2 कैंसल, तो यहाँ पे एफ एस मैक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, एफ एस मैक्स का वैल्यू हो गया 10, ठीक है। और इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग।
2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2। यहाँ से आपका जो ये वैल्यू भी आया है कितना 10, पीछे भी 10 आगे भी 10, पीछे भी 10 आगे भी 10। इसका मतलब क्या, नेट फोर्स कितना हो गया बच्चों 0। नेट फोर्स कितना हो गया 0। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से अगले प्रॉब्लम में देखिए क्या बोल रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दे रखा है, म्यू एस दे रखा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर म्यू एस दे रखा है तो और उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, ए ऑफ मास 2 kg, इसका मास आपको 2 kg दिया है, टेबल इतना व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास वैल्यू सो डैट द ब्लॉक विल नॉट मूव। मतलब इस ब्लॉक को नहीं चलाना है, अगर इस ब्लॉक को नहीं चलाना है तो एक्सीलरेशन होगा क्या बच्चों, नहीं। अब देखो ध्यान से, ये B का कितना मास है, B का कितना मास है ये आपको निकालना है। तो B का मास मैंने मान लिया M, कितना मान लिया M। तो देखो यहाँ पे T लगेगा, यहाँ पे mg लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका मासलेस स्ट्रिंग है। अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो हर एक पॉइंट का टेंशन सेम होगा, तो यहाँ का भी टेंशन T होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो T बराबर आप क्या लिख सकते हो, mg के बराबर, T बराबर mg। और ये देखो यहाँ पे क्या है कि अगर ये ब्लॉक नहीं चलेगा, ये ब्लॉक नहीं चलेगा तभी तो ये नहीं जाएगा। तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा मतलब यहाँ पे Fs मैक्स लग रहा है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम रूप में है तो यहाँ पे T बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, Fs मैक्स के बराबर, ठीक है। तो पहला इक्वेशन आपका ये है, दूसरा इक्वेशन आपका ये है। अब ये भी T है और ये भी T है तो दोनों को बराबर कर दो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg बराबर Fs मैक्स। mg बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, Fs मैक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से बच्चों, m कितना दिया हुआ है, m आपको निकालना है। तो m इंटू जी का वैल्यू कितना लेना है, g का वैल्यू 10 ले लो। और इसको Fs मैक्स को क्या लिख सकते हैं, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस का वैल्यू कितना है, म्यू एस का वैल्यू 0.2 इंटू एन। एन किसके बराबर होगा, mg के बराबर, तो मतलब 20 के बराबर। ये 0 ये पॉइंट कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4। तो मास का वैल्यू कितना हो गया 4/10, मतलब ये कितना हो गया 0.4 kg। मतलब इस मास का वैल्यू कितना होना चाहिए 0.4 kg, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा है। चलिए अब उसके बाद ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या डिमांड किया गया है, अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन उसने क्या बोला है, पहला क्वेश्चन देखो, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये बिल्कुल सही है बच्चों, हमने आपको पहले ही बताया है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। उसके बाद क्या बोला, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। ये भी बिल्कुल सही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एस इंटू एन, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे एक मैं एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाता हूं। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर को अगर आप रोल करोगे या उसको स्लाइड करोगे तो दोनों में से जो आपको आसान पड़ेगा वो कौन सा मेथड पड़ेगा, रोल करना। तो रोल करना आपके लिए आसान होगा, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है बच्चों, कम है। रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। उसके बाद अगला क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। ये बिल्कुल गलत है बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ अगर बात की जाए तो उसका लेंथ के बराबर तो नहीं होगा। अगर आप देखोगे तो इधर भी Fs का वैल्यू Fk का वैल्यू ही ले लो, चाहे Fs का वैल्यू Fk का वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला म्यू इंटू एन। तो फोर्स उधर भी है इधर भी नॉर्मल फोर्स ही है। तो अगर आप देखोगे तो आपका इसका जो डायमेंशन आएगा वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। म्यू क्या है आपका, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, इसका लेंथ नहीं होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन बोला है गलत ऑप्शन चूज करने के लिए, तो गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, गलत ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या बोला है क्वेश्चन, एक बार देखिए, पढ़िए एक बार और अपने सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपने से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, आप लोग अपने से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या बोला है, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर
द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.05, मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है 0.05। द मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन। आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको सही ढंग से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 10 kg का ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है, और 10 kg का ब्लॉक यहाँ पे है, एक पुली यहाँ से इससे जा रहा है, ये 2 kg है। आपको क्या बोला है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो बताओ बच्चों कि पीछे पीछे कौन सा फ्रिक्शन, एफ के, क्योंकि ये चल रहा है तो एफ के बराबर क्या होता है, म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना दे रखा है, म्यू के का वैल्यू 0.05 इंटू एन किसके बराबर है, एम जी के बराबर, मतलब 10 इंटू 10 मतलब 100। यहाँ से अगर आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 5/100 लिखोगे, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया 5 न्यूटन, पीछे आ रहा है 5 न्यूटन, और आगे कितना लग रहा है 20। तो 2g कहने का मतलब 20, 2g मतलब 20। तो सोचिए कि आगे चलाने वाला है 20 न्यूटन और पीछे रोकने वाला है कितना, रोकने वाला नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है 5 न्यूटन। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया बच्चों, एक्सेलरेशन के लिए नेट पुलिंग फोर्स देखते हैं तो 20 माइनस 5 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया 2 + 12, 2 + 10, 2 + 10, 2 + 10, यहाँ से कितना हो गया बच्चों बताओ, 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 5 15, 15/12, 15/12, करीब करीब अगर आप देखोगे तो 1.25 के अराउंड आएगा, 1.25 के अराउंड आएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सेम टू सेम हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स कितना होता है, जो मैक्सिमम होता है वो कहाँ से कहाँ, एन से लेकर के यहाँ तक होता था रेंज। हमने पहले सवाल में ही देखा था, तो पहले स्लाइड में ही हमने इसका सॉल्यूशन निकाला था, और वो कितना आया था, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसके लिए। इसके लिए आपको बताया गया था ना, इस तरह के सवाल अगर आपको ध्यान हो तो, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ था, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स होता था, फ्रिक्शन यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपका यहाँ पे फ्रिक्शन आता था, और ये ब्लॉक मान के चलिए नहीं चल रहा है, तो आपका नेट वैल्यू कितना होता था, √n² प्लस f²। अगर ये fs मैक्स हो जाए, अगर ये fs मैक्स हो जाए, n किसके बराबर है, mg के बराबर, तो आप लिखोगे m² g² प्लस fs मैक्स को क्या लिखोगे, म्यू इंटू mg, तो म्यू इंटू μ² m² g² अंडर रूट में, ये आपका नेट कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। अगर सॉल्व करोगे तो आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका रेंज हमने बताया था आपको, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स हम लोग डील करते हैं। फ्रिक्शन के जितने भी क्वेश्चंस आए तो आपको इस तरह से ही डील करना है, बहुत कूल माइंड से थोड़ा सा आपको सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। आपके सामने एक और प्रॉब्लम आया है, एक और प्रॉब्लम में क्या चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है, एक बार पढ़ो बच्चों, आप लोग एक बार पढ़ो, अपने से एक बार पढ़ो। चलिए क्या बोला है कि एक M1 मास है, रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इज कनेक्टेड टू ए पुली। अब देखिए ध्यान से, सेम टू सेम अगर आप देखोगे तो इस तरह के सवाल हम लोग कर चुके हैं। एक M1 मास है, मतलब इसका ब्लॉक A है, एक ब्लॉक आपको यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। M2 मास है, इसका मास कितना है M2, और इसका मास कितना है M1 मास है। A light string is connected to over a frictionless pulley on the edge of the table. उसके बाद another block B of mass इतना suspended. The coefficient of kinetic friction between A and the table is mu k. मतलब यहाँ पे कितना है kinetic friction, coefficient of kinetic friction mu k दे रखा है, ठीक है। When a block A is sliding on the table, ये स्लाइड करते हुए जा रहा है, मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, अब आपसे टेंशन पूछा गया है। चलिए जैसे ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा, ये ब्लॉक तभी आगे बढ़ेगा जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा, और ये ब्लॉक नीचे जाएगा मतलब इसका एक्सीलरेशन किधर है, नीचे की ओर है, और इधर टेंशन, इधर M2g और इधर टेंशन। अगर आप देखोगे तो एक्सीलरेशन निकालने का तरीका हमने बताया है, पीछे मान के चलो एफ के लग रहा है, तो एफ के का वैल्यू कितना होगा, म्यू के इंटू एन, और एन किसके बराबर है M1 इंटू जी।
तो आप नेट पुलिंग फोर्स एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स कितना है, m2g नेट पुलिंग फोर्स m2g माइनस कितना है Fk बाय टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस कितना हो जाएगा m2। ठीक है, तो अब Fk का वैल्यू देख लीजिए, Fk का वैल्यू लिखिए, तो Fk का वैल्यू कितना हो जाएगा m2g माइनस Fk का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, बोलो। Fk का वैल्यू म्यू के इंटू m1g, म्यू के इंटू m1g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन अपने को निकालना है, तो हम लोग एक इक्वेशन और बना लेते हैं। तो एक इक्वेशन क्या बना लेंगे, टी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को क्या मानते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आप लिखोगे m2g माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन m2 इंटू ए। चलिए बच्चों, यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, m2g माइनस टी बराबर m2 इंटू ए कितना है बच्चों, बोलो। m2g ये बताते जाओ, बताओ m2g कैलकुलेशन है, आप लोग भी करते जाओ। m2g माइनस म्यू के इंटू m1g अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। अब क्या करो, इसको पूरे इस साइड लेके आ जाओ, टी को उस साइड लेके चले जाओ। तो टी इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, इसको इस साइड लेके आ जाओ, टी को उस साइड लेके जाओ। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, लाने से पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन देखो m2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2 का स्क्वायर। मैं एक और स्टेप कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे कितना हो गया, m2g माइनस टी इक्वल टू, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा m2 स्क्वायर जी, m2 स्क्वायर जी, और ये इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू m1 इंटू m2 इंटू जी। सही है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन नीचे कितना बच गया, m1 प्लस m2। अब इसको इस साइड लेके आ जाओ, इसको उस साइड लेके जाओ, तो क्या लिखोगे, m2g माइनस m2 स्क्वायर इंटू जी, और माइनस में इसको प्लस में लिखो, प्लस म्यू के इंटू m1 इंटू m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t के बराबर। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको इससे इधर से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो m2 इंटू m1g प्लस m2 का स्क्वायर इंटू जी आएगा। m2 का स्क्वायर इंटू जी, m2 का स्क्वायर इंटू जी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों, बोलो। इधर क्या बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा m2, यहाँ पे m2 का स्क्वायर इंटू जी, और यहाँ पे कितना होगा, प्लस m1 इंटू m2 इंटू जी। उसके बाद इधर क्या बच गया, माइनस m2 का स्क्वायर इंटू जी प्लस म्यू के इंटू m1 इंटू m2 इंटू जी अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, m1 प्लस m2। अब यही हो जाएगा आपको टेंशन, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लो, तो क्या हो गया, m1 इंटू m2 इंटू जी प्लस म्यू के इंटू 1 प्लस म्यू के इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी। तो फोर्थ ऑप्शन आपको सही दिख रहा है। फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको सही दिखेगा, m1 इंटू m2 इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। आज का सेशन में हम लोग फ्रिक्शन को एक कंप्लीट रूप से
सारे PYQ लेकर के, मतलब कुछ अच्छे अच्छे PYQ लेकर के हमने कोशिश की है कि कंप्लीट करने का, जिससे कि आप लोग का टेस्ट बहुत अच्छे से जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज का सेशन यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।